नमस्कार। आपने भारतीय राजनीति में वो कहावत तो सुनी ही होगी कि यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और अगर किसी एक नेता की कहानी इस कहावत पर बिल्कुल फिट बैठती है तो वो है नीतीश कुमार। तो आज हम उन्हीं के राजनीतिक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। आप जरा ये बयान सुनिए। ये शब्द नीतीश कुमार के हैं, साल 2022 के। उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया था। मतलब इससे ज्यादा पक्की बात और क्या हो सकती थी, है ना? पर कहते हैं ना, नीतीश कुमार की राजनीति में कभी नहीं का मतलब अक्सर शायद होता है, क्योंकि इस बयान के ठीक एक साल बाद ही उन्होंने फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो आखिर ये सब होता कैसे है? आज हम इसी दांवपेच के पीछे की सियासत को समझने वाले हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 70 के दशक में ये वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने, जिसे जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी आंदोलन की कोख से निकले तीन बड़े नेता। ये तीनों थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। तीनों ने अपना राजनीतिक सफर इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन से शुरू किया था। उस वक्त ये दोस्त थे, साथी थे और एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, बिहार की सियासत में दोस्ती की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। बहुत जल्द नीतीश और लालू के रास्ते जुदा होने वाले थे और यहीं से शुरू हुई एक बहुत गहरी राजनीतिक दुश्मनी की कहानी। तो सवाल ये है कि ये दरार पड़ी क्यों? वजहें बिल्कुल साफ थीं। पहली, राजनीतिक क्रेडिट की लड़ाई और दूसरी, वोट बैंक की होड़। जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई तो लालू यादव ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। साथ ही उन्होंने अपना एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत करना शुरू कर दिया। अब इस सब से नीतीश कुमार को लगा कि भाई उन्हें तो साइडलाइन किया जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना अलग बेस बनाना शुरू किया, गैर यादव ओबीसी, खासतौर पर कुर्मी कोयरी समुदाय के भी। और ये जो मनमुटाव था ना, ये 1994 में खुलकर सबके सामने आ गया। पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना रैली। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार का एक तरह से खुला ऐलान जंग था। और बस यही वो पल था जब बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खिंच गई। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी समता पार्टी बनाई। 1995 के चुनाव में उतरे लेकिन बुरी तरह हारे। और फिर अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए उन्होंने लिया अपना पहला बड़ा यू टर्न और हाथ मिला लिया बीजेपी से। अब कहानी में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की, और यहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर का शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। देखिए, पब्लिक में तो नीतीश कुमार हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करते थे, लेकिन 2004 में एक प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की थी, और यहीं से उनके पब्लिक और प्राइवेट स्टैंड के बीच का फर्क साफ दिखने लगा। इन दोनों नेताओं के बीच का जो रिश्ता था वो हमेशा से ही बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। 2002 के गुजरात दंगों पर नीतीश कुमार चुप रहे, फिर 2010 में मोदी के साथ पोस्टर छपने पर डिनर कैंसिल कर दिया, और 2013 में तो मोदी के नाम पर ही 17 साल पुराना गठबंधन तक तोड़ दिया। मतलब साफ था, इन दोनों नेताओं का एक साथ रहना बहुत मुश्किल था। और इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसके लिए नीतीश कुमार शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, यानी गठबंधनों का एक ऐसा चक्रव्यूह जो किसी को भी चकरा दे। जरा पिछले 10 साल पर नजर डालिए। 2015 अपने पुराने दुश्मन लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। 2017 महागठबंधन तोड़ा और वापस बीजेपी के साथ आ गए। 2022 फिर बीजेपी को छोड़ा और लालू के साथ सरकार बना ली। और 2024 एक बार फिर लालू का साथ छोड़ बीजेपी के पास लौट आए। ये जो पॉलिटिकल स्विंग है, ये उनकी पहचान बन चुकी है। और देखिए, 2020 के चुनाव नतीजों ने तो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। बीजेपी को मिली 74 सीटें और नीतीश की जेडीयू को सिर्फ 43। मतलब गठबंधन में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में एक और पैटर्न देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो अपने राजनीतिक गुरुओं को ही पीछे छोड़ते चले गए। उनके एक जमाने के गुरु जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार एक खत में कुछ ऐसा लिखा था। उनका ये दर्द राजनीतिक दांवपेच के पीछे की एक पर्सनल और इमोशनल कहानी बयां करता है। और अकेले जॉर्ज फर्नांडिस ही नहीं, जेडीयू के एक और बहुत बड़े नेता थे, शरद यादव। जब उन्होंने नीतीश के फैसलों का विरोध किया तो उन्हें भी पार्टी से हटा दिया गया।
मतलब कहानी एक ही दोहराई जा रही थी कि सत्ता के शिखर तक का रास्ता कई पुराने साथियों को पीछे छोड़कर बनाया गया। तो इन सारे उतार चढ़ाव, इन सारे दांवपेच का नतीजा क्या निकला? ये एक आंकड़ा सब कुछ बता देता है। 19 साल में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये दिखाता है कि गठबंधन कोई भी हो, सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की उनकी कला कितनी असाधारण है। तो आखिर में नीतीश कुमार की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि राजनीति में विचारधारा यानी आइडियोलॉजी आखिर है क्या? क्या ये एक मजबूत सिद्धांत है जिस पर टिके रहना चाहिए, या फिर ये सत्ता तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है, एक गाड़ी है? इस सवाल का जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है।